friends, welcome to back my channel. Right now discussing Indian Constitution and polity. Let's start now. Today's topics communal award. देखिए फ्रेंड्स, अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आज सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो में अपन ने जो 1919 का जो अधिनियम था उसके बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया था। आज जो अधिनियम है, एक्ट है, इसका लास्ट वीडियो है, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट ये पहला था। इसके लास्ट में ये था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो आज हम पूरे एक्ट को हम कवर कर लेंगे। इसके पश्चात हम सीधे ही हम 1947 का भारत शासन अधिनियम के बाद अपन करने वाले। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सांप्रदायिक अवार्ड। ओके, देखिए सांप्रदायिक अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड, यानी कि इसे क्या कहते हैं इसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो मैकडोनल्ड अवार्ड, यानी कि मैकडोनल्ड तो क्या थे कि उस समय जो ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और जो सांप्रदायिक अवार्ड को इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सन 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक योजना की घोषणा की, जिसे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। देखिए सुनिए ध्यान से। देखिए 1932 को, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध, यानी कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक योजना की घोषणा की। और योजना की घोषणा, यानी योजना कौन सी थी, यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आपको पता है इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने बताया था कि जैसे सिखों को अलग से पृथक निर्वाचन दिया गया, इसके पश्चात मुसलमानों को और यूरोपीय लोगों को अलग से पृथक निर्वाचन दिया गया। अब यहाँ पर दलितों को भी क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लेकिन इसका जो विरोध है वो गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। पहले हम देखते हैं। देखिए अल्पसंख्यक होता क्या है। देखिए अल्पसंख्यक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष, माना कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जिस धर्म के लोगों की संख्या कम है उसको तो अल्पसंख्यक कहेंगे, और जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा उसको बहुसंख्यक कहेंगे। तो इसमें यहाँ पर क्षेत्र विशेष की बात अपन करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक बार सुनिए दोबारा से। यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होता क्या है, यानी किसी क्षेत्र विशेष पर जिस धर्म की संख्या अगर अधिक है तो उसको बहुसंख्यक बोलेंगे, और जिस क्षेत्र में जिसकी संख्या कम है, जिस धर्म की, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ये था आपका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर भी एक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, क्योंकि ऐसे हिंदुओं के अंदर भी उसने क्या कर दिया, फूट डालने का काम किया। इससे मतलब हो गया कि भारत के और भी टुकड़े हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में बांटने की उनकी एक सोच थी। तो इसीलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। लेकिन हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, उनके द्वारा इसका क्या कर दिया गया, विरोध किया। और विरोध में क्या करते हैं, इसमें संशोधन करने के लिए, किसमें संशोधन के लिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था में संशोधन करने के लिए जो पूना है, पूना की यरवदा जेल के अंदर अनशन पे बैठ गए थे। अनशन का मतलब यानी कि आमरण अनशन पे बैठ के, भूख हड़ताल पर बैठ के, और दलित नेताओं ने इसे एक अच्छा कदम माना, क्योंकि ये दलित जो नेता थे उन्होंने इस पृथक निर्वाचन की मांग को अच्छा माना। लेकिन गांधी जी का कहना है कि अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो आने वाले समय में हिंदुओं का ही नहीं पूरे भारत का अलग विभाजन और हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दलित नेता तो अपने खुद के फायदे की सोचे, और जो गांधी जी है पूरे देश की सोचने के उतारू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल के अंदर अनशन पर बैठ गए। दलितों ने इस कदम को अच्छा माना, लेकिन गांधी जी विरोध के कारण अंततः, यानी गांधी जी के विरोध के पश्चात अंततः क्या होता है कि कांग्रेसी नेता और दलित नेताओं के मध्य एक समझौता है, जिसको हम पूना समझौता कहते हैं। और इस समझौते के अंदर दलितों के लिए स्थान आरक्षित की घोषणा की, यानी कि एक जो आरक्षण की व्यवस्था के लिए उन्होंने आवाज
उठाई और इसमें घोषणा की गई। जो आपको पता है कि आज वर्तमान में आरक्षण की व्यवस्था दी है, उनके जो दलित वर्ग के लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, उनके जो सोशल है उसके अंदर सुधारने के लिए ये व्यवस्था की गई। तो और बहुत वो बढ़िया भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई डियर फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा संयुक्त हिंदू निर्वाचन को बनाए रखा गया, यानी कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन को बनाए रखा गया तथा दलितों के लिए स्थान आरक्षण कर दिया गया। यानी कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन का मतलब ये हो गया कि हिंदू को हिंदू ही जनता चुनेगी, और इसके लिए जो दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए स्थान आरक्षण कर दिया, यानी कि आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई। एक बार हम इसको पूरे को एक बार फिर से देख लेते हैं। वापस आइएगा, देखिए। देखिए, सन 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के संबंध में एक योजना की घोषणा की, जिसे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस घोषणा का विरोध किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया, और गांधी जी ने इसमें संशोधन करने के लिए पुणे की जो यरौदा जेल है उसमें क्या है अंदर अनशन पे बैठ गए। अंततः क्या होता है, पहले तो इसमें बात नहीं देखिए, जो दलित नेता थे इस कदम, यानी कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का उन्होंने उनको अच्छा कदम माना, लेकिन गांधी जी के इसका विरोध किया गया। गांधी जी का विरोध का मतलब ये था कि अगर ऐसे ही रहेगा तो हिंदुओं के अंदर फूट डलेगी और भारत के अनेक टुकड़े भी हो सकते, इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। फिर अंततः होता क्या है कि कांग्रेसी नेता, ठीक है, और जो दलित जो नेता, उनके अंदर एक समझौता आता है, और समझौते को हम कहते हैं पूना समझौता। और इसमें क्या बात कही गई, इसमें कहा गया कि जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन, यानी कि जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन की बात करें तो हिंदू को हिंदू जनता ही चुनेगी, साथ ही दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए उसने स्थान आरक्षण दे दिया गया, यानी कि उनको आरक्षण की व्यवस्था के अंदर उनको डाला गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया आपका सांप्रदायिक अवार्ड, या इसको हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा। और अब हम बात करेंगे जो लास्ट जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश IAS RAS और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आता ही रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और लगातार आप इसके नोट्स भी बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, किस एक्ट यानी कि 1935 के एक्ट का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, यानी कि इस एक्ट का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि अधिकांश जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी जो प्रावधान लिए गए वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिए गए। भारत ने इसके एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना में इस एक्ट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इंक्लूड की गई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर इफेक्ट की बात करें, यानी कि प्रभाव ज़्यादा क्यों पड़ा, क्योंकि जो 1935 का जो एक्ट है उसमें जितने भी जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को ऐसे के ऐसे हमारी संविधान सभा ने ग्रहण करके संविधान के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इसीलिए आपको पता है कि 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि मिनी यानी छोटा संविधान भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो विशेषता है उसकी विशेषताओं के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात अगर करें ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन में क्या चेंजेस आते हैं 1935 के एक्ट के माध्यम से। देखिए क्या चेंजेस आते हैं कि भारत परिषद को, यानी कि जो भारत परिषद थी उस भारत परिषद को इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तथा भारत सचिव को सलाह देने के लिए, जो भारत सचिव था, सेक्रेटरी था, उसको सलाह देने के लिए कुछ सलाहकारों की नियुक्ति की गई। तो डियर फ्रेंड, समझ में आई ये बात। इस एक्ट के माध्यम से जो भारत परिषद को ब्रिटेन के अंदर उसको समाप्त कर दिया गया, और जो भारत का जो सचिव था, जो
इंडिया हाउस में बैठता था उसके लिए एक कुछ सलाहकारों की नियुक्ति की गई इस एक्ट के माध्यम से। अब ये तो चेंजेस थे ब्रिटेन के अंदर। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत में परिवर्तन, भारत में जो बदलाव आए हैं केंद्रीय स्तर की बात अपन करते हैं। देखिए, केंद्रीय स्तर की बात अगर करें कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत का प्रावधान किया गया, यानी कि केंद्र में तो क्या है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है, ठीक है, पहला इसमें। यानी कि दूसरा क्या है, केंद्रीय विधानमंडल के पुनर्गठन का प्रावधान, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में के पुनर्गठन का प्रावधान, साथ ही संघात्मक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रियासतों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी कि संघात्मक आप समझते हो। देखिए डिफरेंस संघात्मक और एकात्मक। देखिए, एकात्मक तो क्या होता है कि जो सेंटर में सभी शक्तियां निहित हो, ठीक है, यानी कि सभी शक्तियां निहित, उसको एकात्मक कहेंगे। और एक होता है आपका संघात्मक का क्या होता है कि सेंट्रल की शक्तियों का भी क्या डिवाइडेशन यानी कि बंटवारा या विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। तो ये आपको समझ, तो क्योंकि हमारा जो संविधान है एकात्मक और संघात्मक का सम्मिश्रण है, ठीक है, दोनों है। ओके, बात करते हैं एक बार फिर से इसको देख लीजिए। देखिए, जो केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के पुनर्गठन का प्रावधान, और दूसरी बात है संघीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रियासतों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी कि इसमें जो रियासतें थीं, उन जैसे रियासतें 562 या 565 जो रियासत, उनको भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। लेकिन जो रियासतों ने इसमें सहमति मिलने के कारण का पुनर्गठन नहीं हुआ, यानी कि साफ रियासतों ने मना कर दिया, इसलिए ये जो प्रावधान था वो क्या है, अधूरा रह गया। ओके, आगे बात करते हैं। सॉरी। और 1919 का अधिनियम ही जारी रहा, यानी कि जो नए प्रावधान लाए गए 1935 के, उसमें रियासतों के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर फिर 1935 का जो अधिनियम था, एक्ट था, वही जारी रहा। यहाँ तक समझ में आई। अब बात अपन करते हैं विषयों की, यानी कि सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए, विषयों को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया, विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? देखिए, केंद्र सूची के विषय, प्रांतीय सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, ठीक है। यानी कि शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया। केंद्रीय सूची के विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, प्रांतीय सूची के विषयों पर सिर्फ प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची के विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगी। इसके अलावा एक चौथी सूची थी, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब ये हो गया कि केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची के अंदर जो विषय इंक्लूड नहीं किए गए थे, उन विषयों को इंक्लूड किया गया अवशिष्ट सूची के अंदर, और इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती थी। तो एक बार फिर से देखिए, उस समय सेंट्रल यानी केंद्रीय सूची के विषय कितने थे? विषय थे 59 थे, ठीक है, और प्रांतीय सूची के विषय थे 54 थे, और समवर्ती सूची के विषय 36 थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा कि 1935 अधिनियम के माध्यम से जो सब्जेक्ट विषयों को 3 भागों में डिवाइडेशन किया, 3 भागों में बांटा गया। इस पर केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय यानी प्रांतीय सूची के विषय, और समवर्ती सूची के विषय, ठीक है। केंद्र सूची के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, प्रांतीय सूची के विषय पर स्टेट गवर्नमेंट, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। और इन तीनों सूचियों के मध्य जो सब सब्जेक्ट नहीं आते, उनको एक चौथी एक सूची में डाला गया, जिसको अवशिष्ट सूची भी कहते हैं। तो उस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती। तो एक बार केंद्र सूची के विषय कितने थे? केंद्रीय सूची के विषय थे 59, और प्रांतीय सूची के विषय कितने थे? 54, और समवर्ती सूची के विषय 36। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। हालांकि यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई, यानी कि कहने का मतलब है कि हालांकि ये जो ये संघीय व्यवस्था है, ये अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ ही केंद्र स्तर पर देखिए, इसके साथ ही जो केंद्रीय स्तर पर संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान भी किया गया, यानी इसके साथ ही जो संघीय न्यायालय था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, इसका भी गठन किया गया। इसके अलावा जो इसका अंतिम न्यायालय था वो प्रीवी काउंसिल था, जो ब्रिटेन में थी। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कि आप बताइए किस एक्ट के माध्यम से भारत के अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसका प्रथम न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन था। ठीक है, उसका हमें नाम बताना और एक्ट का नाम बताना। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर प्लीज दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक बार फिर से देखिए, केंद्रीय स्तर पर संघीय न्यायालय के यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया और इसका जो अंतिम न्यायालय था, प्रीवी काउंसिल था, वो कहाँ था? ब्रिटेन के अंदर था। ठीक है, आगे की बात अगर केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के गठन का प्रावधान भी किया गया। आपको पता आज वर्तमान में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका गठन भी 1935 अधिनियम के माध्यम से भी के द्वारा कर दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंध उड़ीसा को नए प्रांत का दर्जा, यानी कि एक तो सिंध को, ठीक है, सिंध को, और एक जो उड़ीसा है उसको नए प्रांत यानी न्यू स्टेट का दर्जा दिया गया, और वर्मा को भारत से अलग कर दिया, यानी कि आज का जो म्यांमार है उसको वर्मा को किससे अलग कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि इस एक्ट के माध्यम से संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय सेवा आयोग यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, और साथ ही दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की, यानी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस की स्थापना? एक तो सेंट्रल के अंदर लोक सेवा आयोग, एक प्रांतों के अंदर लोक सेवा आयोग, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है यानी कि संयुक्त सेवा आयोग है, जिसे हम इंग्लिश में जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना इस एक्ट के माध्यम से 1935 के एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि एक तो आरबीआई, ठीक है, एक लोक सेवा आयोग और एक आपका संघीय न्यायालय। ठीक है, इसकी स्थापना इसके एक्ट के माध्यम से किया गया। आगे बात करते हैं। हाँ, देखिए इसमें 11 प्रांतों में से 6 में यानी कि 11 प्रांतों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ, जैसे विधानसभा है और विधान परिषद है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। और कितने राज्यों में? 11 प्रांतों में 6 प्रांत, 11 में से 6 प्रांतों में, जैसे बंगाल आ गया, इसमें बिहार आ गया, संयुक्त प्रांत आज का यूपी, उत्तर प्रदेश, असम, बम्बई और मद्रास यानी कि तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु। ओके, तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया? एक्ट 1935 के एक्ट के माध्यम से किया गया। तो ये तो था आपका भारत शासन अधिनियम। अब देखिए इसमें प्रांतों में क्या परिवर्तन किया गया, ये भी आप सुन लीजिएगा। इस एक्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ही थी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। ठीक है, और का प्रावधान अर्थात द्वैत शासन के स्थान पर, यानी कि जो दोहरा शासन था उस दोहरे शासन के स्थान पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का द्वारा, यानी कि जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उस निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का गठन तथा स्थानीय विधानमंडल के प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाया गया, यानी स्थानीय विधानमंडल के उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इस प्रकार राज्यों में अधिक स्वायत्तता प्रदान की, यानी कि राज्यों को बहुत ज्यादा अधिकार भी दिए गए, यानी कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। संविधान सुधारों की श्रृंखला में यह ब्रिटिश शासन का क्या था? ये अंतिम अधिनियम था, और संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से ये अंतिम क्या था? अधिनियम था। और पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और लास्ट वाला 1935 का एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935, ये लास्ट का है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा? प्लीज़ आप इसके बारे में बताइएगा, आपको सही लगा या गलत लगा तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक अब रहेगा, अब सीधे हम
1947 का भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे, फिर हम संविधान सभा को हम बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए, और प्लीज़ आप ऐसे ही मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हो और नोट्स लेना चाहते हो तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और अपने जो दोस्त हैं उनके पास अपने टीके स्टडी क्लासेस की जो लिंक है उसको शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।